Hello everyone, my name is CA Ankit Agarwal and you are watching me on your YouTube video TechG। आज मेरा ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे है जिसको पाना हर आदमी का एक सपना होता है, यानी कि अपना घर। क्या आपको पता है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा घर है तो भी आपके ऊपर इनकम टैक्स लग सकता है, या फिर अगर आप अपना घर किसी को रेंट पे देते हैं तो भी आपके ऊपर इनकम टैक्स की लायबिलिटी बन सकती है, या फिर गवर्नमेंट आपको क्या क्या छूट या कह सकते हैं डिडक्शन प्रोवाइड करती है व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस इनकम। और तो और इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका प्रोसीजर भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपके लिए एक बोनस भी है। क्या मतलब, अगर आप हाउस लोन लेते हैं तो आपको कौन कौन से डिडक्शन मिलते हैं पूरे इनकम टैक्स में, इसको भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिससे आप अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हैं। अगर आप इन सब बातों को डिटेल में जानना चाहते हैं तो देखते रहिए मेरा ये वीडियो, और हाँ, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। Do you know that the income from house property is chargeable to tax under Income Tax Act, and this is the smallest chapter in income tax which include section 22 to 27। इन 5 सेक्शन में पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कवर्ड है, जो हर प्रॉपर्टी ओनर्स को अफेक्ट करता है, चाहे आपको पता हो या नहीं। अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसपे बिल्डिंग भी बनी है एंड यू आर द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, और आप उस प्रॉपर्टी को किसी को रेंट पे दे देते हैं, then that rent is taxable as rental income under section 22 of the Income Tax Act। There can be two kinds of house property, that is self-occupied और let out property। अगर let out है तो बात ही खत्म, क्योंकि उस पे जो रेंट मिलेगा वो टैक्सेबल है। मगर अगर आपके पास सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो क्या उस पे थोड़ी ना टैक्स लगा लोगे? अरे बात तो सुन लो। अगर आपके पास अप टू 2 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो कोई टैक्स नहीं, मगर अगर उससे ज्यादा है तो उस थर्ड हाउस को डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा और वो आपकी इनकम में ऐड होगा। मगर गवर्नमेंट आपको एक ऑप्शन देती है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी को डीम और कौन सी प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड मानना चाहते हैं, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। और एक बात, इन केस आप बिल्डर हैं एंड यू हैव वेरियस प्रॉपर्टी एज स्टॉक इन ट्रेड, तो गवर्नमेंट आपको 2 फाइनेंशियल ईयर का वक्त देगी फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन। और अगर आप फिर भी उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच पाते तो उसे भी डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। नाउ लेट अस सी हाउ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज कैलकुलेटेड। तो जो भी आपने रेंट रिसीव किया ड्यूरिंग द ईयर is your gross annual value, और हाँ, make sure that your rent is not less than the fair rent which is applicable for similar property, otherwise assessing officer can arise objection on the same। From this gross annual value we will deduct all municipal taxes paid during the year, यानी कि जो हमने पे कर दिए हों, ना कि जो ड्यू हों। और एक बात, म्यूनिसिपल टैक्सेस इंक्लूड टैक्सेस पेड टू म्यूनिसिपैलिटी और लोकल अथॉरिटी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एनी अदर लोकल टैक्स लाइक वाटर टैक्स एंड विच इज पेड बाय द ओनर इटसेल्फ, यानी घर के मालिक ने ही पे किया होना चाहिए। नाउ आफ्टर डिडक्टिंग म्यूनिसिपल टैक्स नेट एनुअल वैल्यू कम्स आउट। Now income tax allow certain deduction from net annual value, that is straight 30% of the net annual value as standard deduction under section 24 subclause A, and this is like a deduction for expenses चाहे आपने किए हों या नहीं। तो है ना ये खुशी की बात। इसके अलावा गवर्नमेंट also allow deduction of interest on loan taken for construction और purchase of house property। इसके बाद जो भी इनकम बचेगी विल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स एट नॉर्मल रेट ऑफ इनकम एज पर योर स्लैब रेट। लेट्स टॉक अबाउट बेनिफिट ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये वही बोनस है जो मैं आपको बताना चाहता था। द इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ द EMI पेड फॉर द ईयर कैन बी क्लेम एज डिडक्शन from your total income up to maximum of rupees 2 lakh under section 24।
From assessment year 2018-19 onward, the maximum deduction for interest paid on self-occupied house property is rupees 2 lakh. अगर आपकी let out property है, तो there is no upper limit for claiming the interest. However, the overall loss one can claim under the head house property is restricted to 2 lakh only. But this deduction can be claimed from the year in which the construction of the house is completed. One more thing, if loan is taken for construction purpose, तब आप total interest paid up to completion को 5 equal installment में claim कर सकते हैं up to 2 lakh per year. ये तो हो गई इंटरेस्ट की बात, बट व्हाट अबाउट प्रिंसिपल अमाउंट पेड? तो सुनिए, अंडर सेक्शन 80C आपको अप टू 1.5 लाख का डिडक्शन भी मिलेगा ऑन द टोटल प्रिंसिपल अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर. और तो और, अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और एनी अदर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू ट्रांसफर किए हैं तो वो भी आपको 80C में अलाउ हो जाएंगे, बट द लिमिट इज 1.5 लाख ओनली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनरियलाइज्ड रेंट, यानी कि क्या होगा अगर आपको रेंट मिला ही नहीं और मिला तो किसी और साल. तो सुनिए, एज पर सेक्शन 25 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, gross annual value will include actual rent received, that is rent received plus rent receivable minus unrealized rent. यानी कि जिस साल रेंट मिलेगा उसी साल इनकम में ऐड होगा. बट एज पर रूल 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, owner have to show that he has taken necessary steps to recover the rent or he has taken necessary steps to vacate the property. तभी आप उसे एज ए बैड डेट क्लेम कर सकते हैं. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में बहुत सारे छोटे छोटे डाउट्स मन में आते हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा. तो उन डाउट्स को भी हम देख लेते हैं. नाउ व्हाट विल हैपन इफ द प्रॉपर्टी इज पार्टली लेट आउट? इन दिस केस, जिस पार्ट के लिए रेंट मिलेगा उतनी ही आपकी इनकम मानी जाएगी. बोले तो एक कमरा रेंट पे दिया है तो पूरे घर को थोड़ी ना लेट आउट मान लोगे. नाउ व्हाट विल हैपन if property is let out for some time during the year? In this case, अगर एक दिन भी property let out हुई तो उसे पूरे साल let out की कैटेगरी में ही माना जाएगा. Now, what will happen if the property is jointly owned by more than one owner? In this case, जिसका जितना हिस्सा उसकी उतनी इनकम, यानी कि अगर आप और आपके भाई का 50-50% ओनरशिप है तो 50% रेंटल इनकम आपकी होगी और 50% आपके भाई की. एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो आपको बताना भूल ही गया, दैट इज कंपोजिट रेंट. कंपोजिट रेंट ये क्या होता है? जब आप प्रॉपर्टी के साथ साथ कुछ असेट भी रेंट पे दे देते हैं तो उसे कंपोजिट रेंट कहा जाता है. तो इस केस में अगर आप सेपरेट एग्रीमेंट करते हैं फॉर द प्रॉपर्टी एंड द असेट, तो प्रॉपर्टी रेंट will be treated as income from house property and the asset will be treated as income from other sources or business income depending upon the nature of work. और अगर आप separate agreement नहीं करते तो it will be treated as income from other sources or business income depending upon the nature of work. और एक important बात, what is deemed owner? अब ये क्या है? घबराइए नहीं और सुनिए. This concept is very important for the purpose of clubbing of income. That is, as per section 27 of Income Tax Act, अगर आप अपनी पत्नी को कोई हाउस ट्रांसफर कर देते हैं without adequate consideration, तो husband will be treated as deemed owner of the house. मगर अगर ट्रांसफर इज इन कनेक्शन टू लिव अपार्ट, जैसे कि डिवोर्स का केस है, तो ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा. तो आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके मुझे एनकरेज करिए और हाँ, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए. मैं जल्दी मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ. टिल देन, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड.